दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एंड वहां पर हम लोगों ने मैनेजमेंट का बेसिक्स पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके सभी की पॉइंट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, सभी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के मीनिंग की, उसकी डेफिनेशन की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है? आप लोगों के एग्जाम के अंदर काफी चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये वाला क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन? वहां पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वहां पर आप लोगों को इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है विद वेरियस पॉइंट्स। क्लियर है बात? स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में है क्या। ध्यान से समझना, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ यहां पर फोकस आप लोगों का कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। हर पॉइंट का मीनिंग आपके पास अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीनिंग को समझना। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, किस तरीके की एबिलिटी कि आप लोग सब साथ में मिलकर के काम कर पाए। आपके काम को साथ में करने की एबिलिटी को मैं बोलती हूँ कोऑर्डिनेशन। अब ये काम मुझे कैसे करने हैं? इफेक्टिवली भी करने हैं एंड एफिशिएंटली भी करने हैं, ताकि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स है वो हम लोग अचीव कर पाए। क्या है कोऑर्डिनेशन? ये एक ऐसी एबिलिटी है जहां पर हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करें, इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी, यानी कि टाइम पर भी एंड कम कॉस्ट पर भी, ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स हम लोग अचीव कर पाए। नेक्स्ट क्या है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? सबको साथ लाने का, सबके बीच यूनिटी क्रिएट करने का। किस किस के बीच में यूनिटी क्रिएट करनी है? ऑर्गेनाइजेशन के जितने अलग अलग कंपोनेंट्स है सबके बीच में यूनिटी लानी है, सबको एक साथ लेकर के आना है, ताकि आप लोग आपके गोल्स को अचीव कर पाए। एंड जब एक एग्जीक्यूटिव आपके क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाता है, चीजों के लिए प्लान बनाता है, तो उसे क्या करना होता है? उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देनी होती है। वो अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि आप इस काम को इस तरीके से करेंगे। तो वो क्या कर रहा है? एक प्री डिटरमाइंड प्लान बना रहा है। तो वहां पर उसका जो एम होता है, क्या एम होता है? वहां पर वो डिसाइड करता है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसका सिर्फ एक ही एम है कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स है उन गोल्स को अचीव करना। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक एबिलिटी है जहां पर हम लोग सबको एक साथ ला करके सब साथ मिलकर के काम करते हैं, इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी। क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने। उसके बाद ये एक प्रोसेस है जहां पर सबको साथ लाया जाता है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स को। वो ही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देता है किस काम को किस तरीके से करना है। क्यों ये काम करता है? क्योंकि उसका एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपका सिंगल एम है आप लोग उसको पूरा कर सके। क्लियर है बात? नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? अगर आप लोग एफर्ट्स को वेस्ट करने से बचाना चाहते हैं या फिर गलतियों से बचना चाहते हैं, तो वहां पर जरूरत है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की। किसकी जरूरत है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की। क्या है इस पॉइंट के अंदर कि अगर आप लोग गलतियों से बचना चाहते हैं एंड आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो जाएं, तो जरूरी क्या है कि आप लोग सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। एंड ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? अगर आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, आपस में क्लियरली बातचीत करेंगे एंड आप आपके गोल्स को डिफाइन करेंगे। हर एम्प्लॉय को, हर पर्सन को पता होना चाहिए कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहती है। एंड साथ में वहां पर होनी चाहिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो गोल्स को अचीव करने पर ही काम करें। एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खाली मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, हर उस एम्प्लॉय की यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वहां पर क्या होना चाहिए? आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कब मेंटेन होगा? जब आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे आपके रिसोर्सेज को। इफेक्टिव
कोऑर्डिनेशन एनेबल्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन तो वो क्या देखेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज होने चाहिए, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए एंड एनहेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस, एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या है इसके अंदर, अगर आप लोग आपके एफर्ट्स को वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, आप लोग गलतियों से बचना चाहते हैं, वहां पर आप लोगों को चाहिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। एंड ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आएगा, अगर आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को वहां के गोल्स पता होने चाहिए एंड हर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन गोल्स को अचीव करने की। उसके बाद वहां पर सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होना चाहिए, कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। वहीं पर काम आता है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग अच्छे से समझ लिया, अब बात करते हैं कि जो हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं इसका नेचर क्या है, किस टाइप का ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करूं, वो आगे थर्ड पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करे, यानी कि यहां पर इंटरडिपेंडेंस है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, अगर एक टीम के अंदर 10 लोग हैं तो वो 10 लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर उनमें से एक भी हट गया तो उनका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कहां पर जरूरी है, यहां पर डिपेंडेंसी है अमंग सेवरल टास्क, फंक्शन और पीपल, यानी कि कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच का चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमारे अलग अलग टास्क में भी होना चाहिए, अलग अलग फंक्शन में भी होना चाहिए एंड अलग अलग पीपल में भी होना चाहिए। टास्क मतलब प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करने चाहिए, मार्केटिंग वाले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करने चाहिए। एंड फंक्शन की बात करें, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के साथ आपका कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के साथ, स्टाफिंग डायरेक्टिंग के साथ, इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। एंड पीपल की बात करें तो टॉप लेवल वाले जो पीपल हैं वो लोअर यानी कि मिडिल एंड लोअर वालों के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो यही है आप लोगों का इंटरडिपेंडेंस, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। अगर आप लोग प्रॉपर बातचीत ही नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज को वहां के गोल्स नहीं समझ आएंगे, एंड बातचीत नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बता ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे, तो वहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन के अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। कैसे, यहाँ पर रीड करते हैं, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन। किसके अंदर इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन, मेरे कोऑर्डिनेशन के अंदर। एंड ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होना चाहिए, टीम मेंबर्स के बीच में होना चाहिए। किस तरीके से, कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए एंड आपस में आइडियाज एक्सचेंज कर पाए, आपके क्या करें, इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी कर पाए, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे पाए, आपको ये काम ऐसे करना है, इस काम को इस टाइम तक फिनिश करना है। व्हेन एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, अब सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, सारी इंस्ट्रक्शंस मिल गई है, सारे काम पता चल गए, तो यानी कि वहां पर सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, एक ही पेज पर आ गए हैं एंड वहां पर उनको कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलैबोरेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है एक इंडिविजुअल की स्किल्स, यानी कि एक पर्सन है जिसके पास स्किल्स है अकाउंटिंग की, उसको हर तरह से फाइनेंस की नॉलेज है, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो या तो अकाउंटेंट हो या फिर उसको फाइनेंस की नॉलेज हो। तो इसके अंदर क्या है, कोलैबोरेशन है, एक पर्सन जिसके पास वो स्किल्स है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्किल्स की जरूरत है, आपस में अगर वो कोलैबोरेट कर लेंगे तो वहां पर आता है मेरा कोऑर्डिनेशन। टू अकम्प्लिश अ शेयर्ड गोल देयर इज अ नीड फॉर कोलैबोरेशन अमंग इंडिविजुअल्स हु कंबाइन देयर स्किल्स एंड रिसोर्सेज। जब कहीं पर एक पर्सन की स्किल्स एंड रिसोर्सेज आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वहां पर आता है मेरा कोऑर्डिनेशन। साथ में काम करना आसान हो जाता है जब आप लोग आपके टास्क को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, एंड आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स का एंड अलग अलग एक्सपीरियंसेस का। आपकी टीम के अंदर अगर 10 मेंबर्स हैं, उन 10 के 10 मेंबर्स के अलग एक्सपीरियंस होंगे, 10 के 10 मेंबर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी के अंदर क्या आएगा, आप लोग जिस एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरमेंट के अंदर है, वो एनवायरमेंट जो है जल्दी जल्दी चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता इस एनवायरमेंट के अंदर क्या कौन सा चेंज आ जाए। तो कोऑर्डिनेशन क्या सिखाता है
कि जिस तरीके से आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा उस तरीके से आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो चेंज वो रिक्वायर कर रहा है, जो चेंज की रिक्वायरमेंट है वो आप अपने अंदर ला सकें। ठीक है, चेंजेस जो हैं आपके एनवायरनमेंट के वो हैं अनएक्सपेक्टेड एंड उनको क्या जरूरत है कि आप अपने में उस हिसाब से चेंजेस ला पाए एंड जो कैपेसिटी होती है उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिएक्ट करने की, उसमें क्या होता है आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है एंड रीएलोकेट करने होते हैं रिसोर्सेज जिस हिसाब से वहां पर जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए इस डायनेमिक सिचुएशन में काम करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर आपका एनवायरनमेंट है तो आपका एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा चेंज कब हो जाए, उस चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, वहां पर आप लोगों को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन ही आप लोगों की हेल्प करता है कि चीजों को आप एक्सेप्ट करें एंड वहां पर चीजों को अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर चाहिए होता है कि आप लोगों की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस काम को आप लोगों को किस तरीके से करना है एंड साथ ही आपकी चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तभी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव बन पाएगा। अच्छे से अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है एंड चीजें ऑर्गेनाइज कर रखी है तो वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, आपके कोऑर्डिनेशन से रिलेट करता है। इसके अंदर क्या चीज आती है, आप लोग आपके ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पता चल गया, आपको माइंड के अंदर सेट करना है कि मुझे किस पर्सन से क्या काम कराना है। उसके बाद ये भी बात समझ आएगी, आप उसके बाद आपके रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये चीजें चाहिए, उसके पास ये भिजवा दो। उसके बाद मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास जो चाहिए उसको वो चीजें भिजवा दो एंड उसके बाद आप लोगों को टारगेट सेट करने ताकि वहां पर जितने लोग हैं उस सेट टारगेट के लिए काम को कर सके। एंड यहाँ पर चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे ग्रुप हो, वो किसके लिए काम करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। चीजों को फ्री छोड़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यहाँ पर क्या करना होता है, अगर आप लोगों ने चीजें अच्छे से प्लान कर ली हैं, चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ली हैं, उसके बाद क्या चीजें सही से चल रही हैं, यानी कि आपको मॉनिटर भी करना है अगर आपको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। एंड मॉनिटर करने के साथ साथ आप लोगों को औरों से यानी कि लोगों से, एम्प्लॉयज से फीडबैक भी लेना है कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को वहां पर फीडबैक भी लेना है। आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर इवेल्युएशन करना है, जो किसकी वजह से पॉसिबल है, जो क्या करने में हेल्प करता है कि मैं वहां पर अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ पाऊं कि मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मेरे किसी एम्प्लॉय के अंदर क्या वीकनेस है जिसकी वजह से मेरा कोऑर्डिनेशन सही से नहीं चल पा रहा। एंड वहां पर जब आप लोगों को आपकी वीकनेस पता चल जाएगी, आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी, आपके एरर पता चल जाएंगे, तो वहां पर आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि आप इस गलती को, इस तरीके को, इस चीज को ठीक करने के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं। एंड अगर आप लोग वहां पर फीडबैक ले रहे हैं तो इंडिविजुअल हो चाहे टीम हो, वो अच्छे से ग्रो करेगी अपने काम के अंदर। आपके जो एम्प्लॉयज है उनको लगेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, हमारे व्यूज को, हमारे पॉइंट्स को भी कंसीडर करती है, वो आप अपने व्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी एंड उसमें वो क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने में। सो ये सभी पॉइंट्स से आप लोगों के नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या नेचर है मेरे कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले है ये मेरा इंटरडिपेंडेंस एलिमेंट है, यानी कि ये हर चीज पर, चाहे मेरा फंक्शन हो, चाहे मेरा कोई पीपल हो, चाहे मेरा कोई टास्क हो, हर चीज के लिए डिपेंड रहता है। एक पर्सन दूसरे पे, दूसरा पर्सन तीसरे पे, इस तरीके से वहां पर इंटरडिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब वहां पर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सब लोग आपस में अच्छे से इंस्ट्रक्शन शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, फीडबैक शेयर करेंगे, जो भी चीजें हैं वहां पर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलैबोरेट करना पड़ता है एक पर्सन की स्किल को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के साथ। नेक्स्ट उसके बाद कोऑर्डिनेशन हमें एनेबल करता है कि हम लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है एंड अडेप्टेबिलिटी भी है। जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो हम उन जल्दी जल्दी चेंजेस को अपने अंदर अडॉप्ट कर सके, अपने अंदर ला सके, ये हेल्प करता है हमें कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम लोग अच्छे से चीजें प्लान कर रहे हैं, चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। उसके बाद वहां पर सिर्फ चीजें प्लान एंड ऑर्गेनाइज करने से काम खत्म नहीं होता, मुझे चीजों को अच्छे से मॉनिटर भी करना है कि क्या चीज कब किस तरीके से हो रही है, क्या वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव
करने में हेल्प कर रही है या फिर नहीं, एंड साथ ही वहां पर आपके एम्प्लॉयज का, आपकी जो भी वहां पर यूजर्स हैं उन सभी का फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, वो सोच पाते हैं कि यहाँ पर हमारे फीडबैक की भी वैल्यू है, एंड वो इसी सेंस के साथ वहां पर ग्रो कर पाते हैं, एंड उनके एक्शंस में, उनके कामों में, उनके टास्क में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की जरूरत एक्चुअल में पड़ी ही क्यों, हम लोग क्यों कोऑर्डिनेशन की बात करें, क्या बिना कोऑर्डिनेशन के हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन करना है एफर्ट्स का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम है जिसके अंदर 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब ये जो 10 लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उन 10 लोगों के कामों को जोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से यूज करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अचीव कर पाए। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स मतलब सबके एफर्ट्स को मिला करके अपने गोल्स को अचीव करना। प्राइमरी गोल क्या है कोऑर्डिनेशन का, कि वो सबके एफर्ट्स को कंबाइन कर सके, चाहे इंडिविजुअल के एफर्ट है चाहे ग्रुप के एफर्ट्स हैं, एंड उसके अंदर क्या करें, वो आपकी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसी फ्रेम के अंदर आप लोग इस तरीके से काम करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप लोग अच्छे से अचीव कर सके विद द कॉम्बिनेशन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एवरीवन्स एफर्ट्स। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर आप लोग आपके रिसोर्सेज में एफिशिएंसी चाहते हैं या फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं, तो वहां पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अब हर पर्सन अगर अलग अलग बैठ के अलग अलग तरीके से काम करेगा तो वहां पर मेरे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। एक पर्सन ऐसा होगा जो 10 रुपए में चीज प्रोड्यूस कर रहा है, एक पर्सन ऐसा होगा जो 15 रुपीज में उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऐसी जगह पर कॉन्सेप्ट आता है मेरे कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन कहता है कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो ताकि ना रिसोर्सेज वेस्ट हो ना मेरा पैसा एक्स्ट्रा लगे। कोऑर्डिनेशन किस बात की श्योरिटी लेता है कि रिसोर्सेज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं कि वहां पर एफिशिएंटली काम हो सके अलग अलग ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में एंड फंक्शंस में। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसका वेस्ट कम हो सके, वो चीजों को रीप्रोसेस कर सके, एंड वहां पर जो भी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सके। किस तरीके से, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके। एफिशिएंसी इंक्रीज करना मतलब वेस्टेज कम होना एंड कॉस्ट को भी कम होना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल अलाइनमेंट। हम लोग कोऑर्डिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करना है। क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन मेक्स इट इजियर फॉर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन टू मैच देयर गोल्स विद द कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हम लोगों को एक ऐसा एलिमेंट देता है जिससे हम लोग हमारे गोल्स के साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर ध्यान देते हैं। इट मेक श्योर दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। ये किस बात की श्योरिटी देखता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। उसके बाद वो अपने गोल को देखेगा, तब मिला जुला करके वो इस तरीके से काम करेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स पहले अच्छे से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्ट एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करें एंड हम लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट बना रहे। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो किस लिए एनकरेज होते हैं कि आपस में फ्रीली कम्युनिकेट करो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करो, जिससे हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को जल्दी जल्दी ले पाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, एंड हम लोग कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ हम लोग अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डील कर पाए। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोग टाइमली इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर लें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कहता है कि अगर आपस में आप लोगों की लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो चीजें भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या फैसिलिटेट करता है कि वहां पर आप लोगों के डिस्प्यूट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है एंड उसको सेटल करता है। दैट में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रायोरिटीज। वो कुछ चीजों को प्रायोरिटीज देता है, कुछ चीजों के व्यू पॉइंट्स देखता है एंड कुछ चीजों के मेथड्स को देखता है। ये एनकरेज करता है कि एक पीसफुल वर्क प्लेस मिले आपको एंड जहां पर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एक पॉजिटिव वे के साथ डील किए जाए। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वहां पर आप लोगों के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करने में कौन हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। किस
किस तरीके से हेल्प करता है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि किस रीजन से आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चीजों को कॉमनली देखता है, चीजों को कॉमनली आइडेंटिफाई करता है एंड वहां पर आप लोगों के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग प्रायोरिटी से हर किसी की बात को सुन करके, हर किसी के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करके वहां पर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजोल्यूशन का एक वो ऐसा रास्ता ढूंढता है जो आपकी व्यू पॉइंट से मैच होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी कि अगर सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे एंड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है तो सभी लोग मिल करके उस चेंज को अपने अंदर अडेप्ट कर लेंगे। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली एडजस्ट करने में हेल्प करता है, चाहे वो नई प्रॉब्लम्स हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो या कोई अनसर्टेनिटी हो, एंड स्पेशली इन द डायनेमिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में, जो डेली या फिर रैपिडली चेंज होता है। क्लियर है पॉइंट। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारे ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ लिया है। आपके एग्जाम के अंदर चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, चाहे पर्पस आ जाए या फिर नीड आ जाए, आप लोगों के पॉइंट सेम ही होंगे। इवन अगर एडवांटेजेस आ रहे हैं वहां पर भी आप लोग सेम ही पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को पॉइंट्स किस तरीके से फ्रेम करने हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहले वो सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, सबके एफर्ट्स को कंबाइन करता है। नेक्स्ट ये यहाँ पर आपके रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज किया जाता है एंड उसके बाद आप लोग आपके गोल्स को टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वहां पर कोऑर्डिनेशन कहता है, कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव था कि सब लोग आपस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए, आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एंड आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना चाहते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वहां पर काम आएगा आपको कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है अगर आपका एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, तो वहां पर सभी लोग आपस में मिलकर के चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, तो वहां पर भी काम आता है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन। ये थे सभी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स। आई होप अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के बारे में जितना भी पढ़ा है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन हम लोगों को हमारी सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी पता है, जरूरी नहीं है आप लोगों को हर चीज टेक्निकल लैंग्वेज में आनी चाहिए। आप लोगों को अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर खुद से पॉइंट्स फ्रेम करने आते हैं तो आप उसी चीज को अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर पॉइंट्स को फ्रेम करके लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। हेनरी फ्यूल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक वेल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसको ये सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, ध्यान से सुनना। हर डिपार्टमेंट को ऑपरेट करना है एक साथ हार्मनी में, यानी कि यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये नहीं कहेगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के साथ क्यों कोऑर्डिनेट करूं। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो वहां पर हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दैट ईच डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक टू अ ग्रुप एफर्ट शुड बी कम्युनिकेटेड। यहां पर बोला है अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई सब डिवीजन है, सब डिवीजन कैसे, यहाँ पर ए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर पर्सन, हर सब डिवीजन आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो कहते हैं सबके एफर्ट्स कलेक्टिवली हम लोगों को कंसीडर करने हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि यहाँ पर चीजें अच्छे से कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चीजें अच्छे से कम्युनिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या सब डिविजन्स हैं उनको रेगुलरली चेंज करने, उनके वर्क शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। थर्ड चीज यहाँ पर बोली है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी की। किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी की, कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर चेंजेस चल रहे हैं उसी हिसाब से अपने हर डिपार्टमेंट को, हर सब डिवीजन को अपने वर्क में चेंजेस लाने हैं, अपने वर्क के स्केड्यूल्स में एंड उसकी चीजों के अंदर आप लोगों को चेंजेस लाने हैं आपकी चेंजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्लियर है बात। यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने कहा है कि अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को
कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी है कि सबके एफर्ट्स को आप लोग कलेक्टिवली कंसीडर करेंगे, चीजें आपस में कम्युनिकेटेड होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की एंड हर डिपार्टमेंट के सब डिवीजन की, एंड जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को आप लोग इजीली अडॉप्ट कर पाए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी का ये आप लोगों का पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमेशा फुलफिल नहीं हो सकती, एंड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज एविडेंट इन द फॉलोइंग वेज। अगर तीनों रिक्वायरमेंट्स आप लोग पूरी नहीं कर रहे हैं तो इन फॉलोइंग वेज में आप लोगों का ये कंसीडर किया जाएगा कि यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोई डिपार्टमेंट अवेयर नहीं है, कोई डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड नहीं है किस चीज के लिए, दूसरे चीजों के या दूसरे लोगों के बारे में समझने के लिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेंबर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते तो वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स एग्जिस्ट विद इन एंड अक्रॉस डिविजन्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सब डिविजन्स हैं, वहां पर वाटर टाइट कंपार्टमेंट होंगे, यानी कि इतना टाइट कंपार्टमेंट होगा, इतनी डिफरेंशिएशन होगी कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे का नहीं पता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है वहां पर भी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की कमी है। नॉट एवरीवन थिंक्स अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर आपके यहाँ पर काम करने वाला हर एम्प्लॉय कंपनी के गोल्स के बारे में नहीं सोच रहा, वहां पर भी आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। दिस इज ड्यू टू अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज और पर्सनल। तो ये सभी 3 सिचुएशंस है, 3 क्राइटेरिया है जहां पर आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्या क्या है वो पॉइंट्स कि आप लोगों के जो डिपार्टमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है दूसरों के बारे में जानने के लिए, एंड वहां पर कंपार्टमेंट्स वाटर टाइट है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं हो रही है, किसी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वहां पर आपको समझना है यहाँ पर आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्लियर है बात? यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को अक्सर देखने के लिए मिलता है। द क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजिंग या फिर मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके मैनेजमेंट का या फिर चीजों को मैनेज करने का। इसके अंदर हम लोग हमारे प्रीवियस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, आप वहां पर मीनिंग वाले कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर वाले पॉइंट्स को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से। यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को सेपरेटली कंसीडर किया है ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि आप लोग एग्जाम में आपके आंसर को किस तरीके से लिख करके आने वाले। रीड करें यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन एसेंस है हमारे मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है या फिर यूनिफाई किया जाता है एंड मैनेजमेंट फंडामेंटल गोल, ताकि हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। अब एग्जाम के अंदर मेरा क्वेश्चन आया, डिफाइन कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोगों को आपका आंसर किस तरीके से स्टार्ट करना है, या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी, 1-2 डेफिनेशंस लिख देंगे, आपके 1-2 पॉइंट्स वहां पर बन जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि क्या है ये कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि कोऑर्डिनेशन जो है मेरे मैनेजमेंट का एसेंस है, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, उनके एफर्ट्स को यूनिफाई किया जाता है ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। एंड यहाँ पर यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको बोलते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज। वो किस बात का ध्यान रखती हैं? वो ये ध्यान रखती हैं कि जो भी एक्टिविटीज वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो मैनेजमेंट की प्रोसेस को ध्यान में रखकर ही परफॉर्म करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर जरूरी है, चाहे अपर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। क्लियर है बात? क्या पढ़ा हम लोगों ने? एसेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने बोला ये एसेंस मैनेजमेंट का इसलिए है, क्या चीज? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पर एक ह्यूमन हो या ग्रुप ऑफ ह्यूमन हो, वहां पर उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है एंड यूनिफाई किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अच्छे से अचीव कर पाए। एंड साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती है, जितनी भी ड्यूटीज यानी कि मैनेजरियल ड्यूटीज परफॉर्म होती है,
उसके अंदर सभी मैनेजमेंट के प्रोसेस को ध्यान में रखा जाता है। एंड अगर आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। उसके बाद जो पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस है वो किसके साथ टाइड अप है, वो एक साथ अगर बंधा हुआ है तो किसकी वजह से, सेफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, जिसने हर कंपोनेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन के हर कंपोनेंट को उसने कनेक्ट कर रखा है आपस में। नेक्स्ट है हर फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है, कोई सा भी फंक्शन हो जाए। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ। व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बिकम्स मोर रेगुलेटेड, इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इन फंक्शंस के बारे में अभी हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। जल्दी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर कि जो भी पूरी मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो आपस में अगर टाइड अप है, आपस में बंधे हुए हैं, तो किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। मैनेजमेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं किसने टाई अप कर रखा है, उसको कोऑर्डिनेशन ने टाई अप कर रखा है। नीचे वाले पॉइंट में आपको सभी फंक्शंस के नाम दिए हैं और बोला है कि ये सभी फंक्शंस के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन काम करता है, ये आप लोगों को आगे वाले पॉइंट्स में मिलने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शन है ध्यान से समझना। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको किसने टाई अप कर रखा है, कोऑर्डिनेशन ने टाई अप कर रखा है कि ये सभी फंक्शंस आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में ही डिपेंड है कि किस तरीके से कौन सा फंक्शन कब कैसे काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं विच इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है दैट हेल्प्स एस्टेब्लिश कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपनी, जिसकी हेल्प से आप लोग कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए। बहुत सारी तरह की आप लोगों को प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, उस प्लानिंग के अंदर भी काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। लाइक आप लोगों को हो सकता है वहां पर कुछ पॉलिसीज बनानी पड़े आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आप लोगों को एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी पड़े, कुछ प्रोसीजर्स बताने पड़े काम को करने के, स्केड्यूल्स बनाने पड़े, या फिर आप लोगों को गोल्स सर्व करने पड़े ताकि आप लोग क्या कर सके, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर है बात। तो इस तरीके से प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, आप लोगों को कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोगों को प्लान्स बनाने पड़ेंगे, हो सकता है पॉलिसीज बनाए, स्ट्रेटेजीज बनाए, प्रोसीजर्स, स्केड्यूल्स, गोल्स, ये सभी चीजें आप लोगों को बनानी पड़े ताकि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। तो यानी कि यहाँ पर कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्लानिंग एंड आप लोगों के गोल्स, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस एंड वर्क यूनिट्स। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग का। किसका पॉइंट है? ऑर्गेनाइजिंग का। इसके अंदर क्या बोला है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप जानना चाहते हैं अलग अलग पोजीशंस की एंड अलग अलग काम की, कौन सा पर्सन किस पोजीशन पर काम कर रहा है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन पर काम कर रहा है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसके अंदर हम लोग ग्रुप करते हैं हमारी एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम लोग डालते हैं कि किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, किसी चीज को सेल करना है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, किसी चीज को प्रमोट करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अलग अलग रोल्स को लिंक किया जाता है अलग अलग अथॉरिटीज के साथ। इट वॉन्ट बी क्लियर विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरस एक्शंस, एंड ये चीज पॉसिबल नहीं होगी अगर आप लोग वहां पर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन नहीं करेंगे। दो फंक्शंस आई होप आपको अच्छे से समझ आया। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या बोला गया है कि वहां पर अलग अलग पोजीशंस को उनकी वर्क यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा एंड किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसके अंदर हम लोग ग्रुप करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को उनके यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट की, यानी कि एक्टिविटीज किस डिपार्टमेंट से रिलेट करती है उस डिपार्टमेंट में उसको पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा। एंड पर्पस इनका एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप लोगों को अचीव करना है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों का स्टाफिंग का। स्टाफिंग के अंदर क्या बोला है, जो स्टाफिंग फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का वो क्या करता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पर हो, जिस पर्सन के पास जो स्किल है वो उसी जॉब को परफॉर्म करेगा। जितने भी फंक्शन है स्टाफिंग के, चाहे मैन पावर प्लानिंग कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, अप्रेजल, ये सभी कुछ परफॉर्म किया जाता है
आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए टू द एम्प्लॉयज स्किल, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है एंड एम्प्लॉयज के पास क्या स्किल है, इस चीज को आपस में कोऑर्डिनेट कराया जाता है। एंड इसके अंदर क्या किया जाता है, हर टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग इंडिविजुअल्स को। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट सेल करनी है, यानी कि 100 यूनिट्स का टारगेट है, तो हर पर्सन को उसके हिसाब का काम दिया जाता है। जिस पर्सन को प्रोडक्शन आती है उसको प्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगे, जिसको पैकेजिंग आती है उसको पैकेजिंग करने के लिए बोलेंगे। तो ये मेरा फंक्शन है स्टाफिंग का, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट किस चीज का है, मेरा डायरेक्टिंग का पॉइंट है। जब भी आप लोग डायरेक्टिंग वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक मैनेजर क्या करता है, एफर्ट्स लगाता है। सिर्फ वहां पर एम्प्लॉइज खुद से काम नहीं करते, उन्हें एक तरीके की इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो वहां पर मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, वहां के लोगों को मोटिवेट करता है। क्यों, ताकि वो इस तरीके से काम कर सके कि वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए, टाइमली अचीव कर पाए। ये क्या है, एक डेलिब्रेट एफर्ट है जिसके अंदर ह्यूमन पार्ट ऑफ द बिजनेस विद द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहां पर मैनेजर की कोशिश रहती है कि वहां का जो एम्प्लॉइज है उसकी फ्रेंडशिप वहां की हर चीज से हो जाए, वहां की एसेट से हो जाए, वहां की चीजों से हो जाए एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ हो जाए। एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, द बिजनेस टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल। क्यों मैनेजर उनकी फ्रेंडशिप इन चीजों से कराता है, ताकि उसका फोकस क्या बन जाए कि मुझे हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। एंड हियर वी आर विद द लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि वहां पर आप लोगों को देखना है कि जितनी चीजें आप लोगों ने प्लान की थी, ऑर्गेनाइज की थी एंड जहां पर आप लोगों ने लोगों को हायर किया, उनको डायरेक्शंस दी, क्या वो चीजें आप लोगों के हिसाब से चल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि क्या आप लोगों की चीजें अचीव हुई हैं, क्या सभी पीछे के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड वहां पर अगर कोई भी कमी आ रही है तो यहाँ पर लिए जाते हैं करेक्टिव एक्शंस। क्या लिए जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस, ताकि पीछे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को आप लोग ठीक कर पाए। इसी के साथ हम लोगों ने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लिया है, विच इज कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं एंड समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आंसर के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं विद द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन को एक्चुअली हम लोग कहते क्या है। बीच में कुछ पॉइंट्स आप लोग नेचर के भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर लेंथी लिखना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, सबके एफर्ट्स को यूनिफाई किया जाता है। एंड मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, ड्यूटीज परफॉर्म हो रही है, मैनेजरियल ड्यूटीज परफॉर्म हो रही है, वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के हिसाब से ही होंगी। एंड अगर आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, हर लेवल पे, अपर से लेकर के लोअर लेवल तक। एंड जितना भी आपका मैनेजमेंट के प्रोसेस है आपस में टाई अप है, किसकी वजह से, कोऑर्डिनेशन की ही वजह से। एंड जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं सभी कुछ कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही अच्छे से परफॉर्म होंगे। ये सभी बातें हम लोग इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है आप उस पॉइंट को भी यहाँ पर अच्छे से ऐड कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की मैनेजमेंट के अंदर। अगर कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, आपको एक बिजनेस अपने माइंड के अंदर रिज्यूम करना है कि आप लोगों का खुद का एक बिजनेस है, रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और वहां पर अगर चीजें कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं तो आपका क्या नुकसान होगा, एंड अगर चीजें कोऑर्डिनेट कर रही हैं तो आपका क्या फायदा होगा, वो ही पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन किन किन फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है। प्लानिंग में किस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को हर एक्टिविटी के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। तो यानी कि प्लानिंग के अंदर भी आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को एक्टिविटीज को अपने प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को कहां पर रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या चीज किस
तरीके से करनी है वो आती है मेरी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी मुझे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, किस पर्सन को कितना काम करवाना है, किस टाइम काम करवाना है, किस जगह पर काम करवाना है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो पॉइंट है मेरे स्टाफिंग का। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग, हर काम खुद नहीं होता, मुझे अपनी डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी कि आपको इस काम को इस तरीके से इतने बजे इस तरह से करना है, तो वो फंक्शन है आप लोगों का डायरेक्टिंग वाला, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड इन सबका लास्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग, हर काम किस तरीके से चल रहा है इस पर ध्यान रखना, ध्यान देना। एंड अगर वहां पर किसी तरह की कमी है कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि वहां पर लैक है आपके कोऑर्डिनेशन की, तो उसके लिए वहां पर आप लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। सो दिस इज द वे इन विच योर कोऑर्डिनेशन बिकम्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन आप लोगों के मैनेजमेंट के लिए एक एसेंस, एक इंपॉर्टेंस बन गया है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी समझ आया एंड साथ ही हम लोगों ने जो हमारे कोऑर्डिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है विद द मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इन सभी के पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है आप लोगों के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का, कौन सी 3 सिचुएशंस है जहां पर आप लोगों को समझ आएगा कि यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। सभी पॉइंट, सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं। स्टिल आप लोगों को इसके किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स एंड आपके टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं एंड वहां पर हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात की है, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकती है। साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, अगर आप लोगों के कुछ भी सजेशन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।